गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंडिकेटिंग रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई। जो ओवरऑल बैलेंस होता है इज फाइनली रिफ्लेक्ट इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ओवरऑल बैलेंस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में शो किया जाता है ऑफ द आरबीआई बिकॉज क्योंकि आरबीआई जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री and all forex transaction in the country are routed through the आरबीआई। देखो जितनी भी फॉरेन रिजर्व्स है उसका कस्टोडियन भी आरबीआई होता है और जो फॉरेक्स का जो ट्रांजैक्शन करना है वो भी आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट causes in if overall balance is positive it causes increase in official reserves. If overall balance is negative it causes decrease in the official reserves. अगर मान लो कि पॉजिटिव होगा तो ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज होंगी बैलेंस, अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व्स जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये एग्जांपल ये जो है यहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया होगा इसमें ये हमारा जो आंसर आया है ये आया है। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें इतनी हमारी ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है यहाँ पे, comes an important observation which need to be carefully noted sometime. Official reserve account is shown as a part of the capital account. ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को अगर हम कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो करते हैं बीओपी के कैपिटल अकाउंट का तो और इससे क्या होगा कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को शो करेंगे तो ओवरऑल बैलेंस जो हमेशा बैलेंस में रहेगा। देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के साथ ऑफिशियल रिजर्व को अकाउंट को शो कर सकते हैं या इससे भी अलग हम बना सकते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट अलग और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स अलग। इफ ऑफिशियल रिजर्व्स आर शोन एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी द बीओपी ऑलवेज बैलेंस। अगर कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट तो बीओपी हमेशा बैलेंस में होगा। Because for purposing of the balance of BOP accounts increase in the official reserve is indicated by the negative sign and while decrease is indicated by the positive sign। अगर वो ऑफिशियल रिजर्व अगर इंक्रीज होती हैं तो उसे नेगेटिव साइन से और अगर वो डिक्रीज होंगी तो उसे पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। ये एक टेबल गिवन है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो वेयर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व इज शोन एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी अकॉर्डिंगली बीओपी शो ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट इज इक्वल टू। ठीक है, जब हम कैपिटल अकाउंट को ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का पार्ट बनाते हैं, सॉरी कैपिटल अकाउंट में ही ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स को बनाते हैं तो बीओपी हमेशा क्या होगा, बैलेंस में होगा, यानी कि यहाँ पे द बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर हम इसे अलग बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अलग होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना होके डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। दो सिचुएशन हो सकती हैं अनइक्विलिब्रियम की। तो ये एक टेबल है जिसमें यही चीज़ शो की गई है। बीओपी सरप्लस हो सकता है आगे। बीओपी सरप्लस कब होगा, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट में सरप्लस प्लस में कैपिटल अकाउंट का सरप्लस। ठीक है, और डेफिसिट कब होगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट प्लस में कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट। दोनों का डेफिसिट प्लस कर देंगे तो बीओपी डेफिसिट, दोनों का सरप्लस प्लस कर देंगे तो सरप्लस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस और करंट अकाउंट में डेफिसिट। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस। तो जब हम क्या करते हैं कि कैपिटल अकाउंट भी ही क्या करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स बनाते हैं।
कैपिटल अकाउंट में ही हम ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बनाएंगे। तो क्या है, अगर कैपिटल अकाउंट, अगर मान लो कि सपोज करो कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है, ठीक है, ठीक है, और करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, ऑफिशियल रिजर्व्स यानी फॉरेन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल अकाउंट में मान लो कि इसमें 10,000 का क्या है, डेफिसिट है, तो कैपिटल अकाउंट में इतनी ही फॉरेक्स रिजर्व्स क्या है, इंक्रीज दिखा दी जाती हैं। तभी उसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। और जब क्या होता है, मान लो कि करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट में सरप्लस है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो है क्या है, कम शो की जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव शान से शो की जाती हैं। ये सरप्लस जो यहाँ से कहाँ चली जाती हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स में चली जाती हैं। तो यहाँ से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स में जाएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं और वहाँ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स में ज़्यादा दिखा दी जाती हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। देखो वैसे तो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम जो बीओपी है, बीओपी डेफिसिट जो है वो अब की बार सिलेबस में नहीं है। और वैसे अगर आप इसमें देखना चाहो तो बीओपी इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस में एरर एंड कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो, तो क्या होगा, बीओपी बैलेंस होगा, ठीक है। हम इसको भी जो एरर एंड ओमिशन है इनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 0 है तो बीओपी बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन सरप्लस और डेफिसिट की, ठीक है। अगर दोनों में सरप्लस करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में तो बीओपी सरप्लस, दोनों में डेफिसिट है, करंट अकाउंट बैलेंस में और कैपिटल अकाउंट में दोनों में डेफिसिट है, तो फिर बीओपी में भी क्या होगा, डेफिसिट होगा। नेक्स्ट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ द बीओपी अकाउंट। दो आइटम्स होती हैं, एक ऑटोनोमस आइटम, एक होती है अकोमोडेटिंग आइटम बेटा। तो इसमें ऑटोनोमस जो आइटम होती है, autonomous item refer to such BOP transaction which are undertaken with a view to making profit। प्रॉफिट मोटिव के लिए जो आइटम होती हैं या जो बीओपी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन दैट देयर इज़ बीओपी डेफिसिट और सरप्लस। ये जो ट्रांजैक्शन है जिनके कारण बीओपी में डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं ऑन द अदर हैंड रेफर टू सच ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक of a country with a view to correcting the BOP imbalance and restoring BOP equilibrium। देखो ऑटोनोमस आइटम्स में मैंने आपको बताया कि ऑटोनोमस आइटम्स में वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती हैं जिनके जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, जिनके कारण क्या हो सकता है, बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो आरबीआई के द्वारा वो ट्रांजैक्शन होती हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे क्या किया जाता है, बीओपी में इक्विलिब्रियम लाया जाता है। यानी कि अगर डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, सरप्लस हो गया है या डेफिसिट हो गया है, तो उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए आरबीआई जो ट्रांजैक्शन करता है वो किस में आती हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर आती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द अकोमोडेटिंग आइटम डू नॉट कॉज एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द बॉर्डर। क्योंकि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है वो आरबीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन की जाती हैं, तो इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं होता अक्रॉस द बॉर्डर। दीज रिलेटेड ओनली टू मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स। ये ओनली ऑफिशियल रिजर्व्स यानी कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है विद ए व्यू टू करेक्टिंग द बीओपी इम्बैलेंस। और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, अकोमोडेटिंग आइटम नॉट रिफ्लेक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ द बीओपी अकाउंट्स, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बिलो द लाइन। ठीक है, जो अकोमोडेटिंग आइटम है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती कोई भी एलिमेंट्स बीओपी का, इसलिए वो क्या होती है, बिलो द लाइन होती हैं। और ऑटोनोमस आइटम जो होती हैं वो अबव द लाइन होती हैं, क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स क्या है, गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन शो करती हैं, जिसके कारण बीओपी में क्या होता है, डेफिसिट या सरप्लस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनमें दोनों में डिफरेंस है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही डिफरेंस है। जैसे देखो फर्स्ट, ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू सच ट्रांजैक्शन विच आर अंडर टू कंसिडर्ड और प्रॉफिट मोटिव।